Today we basically have to discuss about the first question that you guys have in paper 5, which is more so about designing an experiment. एक सेकेंड लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन शेयर। तो हम उसका पेपर के कहते हैं, पेपर पैटर्न बेसिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिस तरह से फिजिक्स का होता यह है कि आपके पास खाली, जहां तक मुझे याद है, इट यूज टू बी अ वन सिंगल क्वेश्चन। आगे कहते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट का फिजिक्स में। पर जब हम बायो की बात करते हैं तो बायो में क्या कहते हैं, जो आपका डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन होता है, इट इज डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स। अभी हम पेपर 5 करेंगे नहीं, बट इफ आई कुड शो यू गाइज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेपर 5, आई शो यू। Yeah, I also am not a fan of paper 5, Tanya, trust me. Where are my all paper 5s? Just a second. Yeah, let's see. Right here. So now, this is a question. Obviously, we're not going to go into the details of this question. मैं सिर्फ जो आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, वो इस पेपर 1 का फॉर्मेट दिखाना चाह रही हूँ, which is that this is a question. It starts with a scenario, and we have information related to the scenario. Then we have part A. We have part A of the question. Then we have a graph. ठीक है, फिर है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इवेंचुअली जो हमारे पास पार्ट डी है, उस पार्ट डी में we basically have to write a 7 mark long question, which is kind of similar to the question that you guys write in physics paper 5 question number 1. So कुछ हद तक फिजिक्स पेपर 5 के साथ सिमिलैरिटी होती है बायो पेपर 5 की, लेकिन कंप्लीटली नहीं होती, because question number 1 is a single length question in physics P5, but in biology जो question number 1 होता है वो डिवाइड होता है multiple parts में, so we have smaller parts and we have longer essay based question. So आज हम उस essay based question को basically discuss करेंगे. No, it's not always only 7 with biology paper. क्या कहते हैं, आपके पास you can't really say for sure कि आपका जो वेटेज होगी क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसे क्वेश्चन की, वो क्या होगी। द वेटेज इज फ्लक्चुएटिंग। इट कुड बी 6 मार्कर से लेकर अप टू 10 मार्क्स तक जा सकता है। सो 6 to 10 की रेंज में देखे हैं मैंने जितने भी रिसेंट ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट ओके कहते हैं, आई थिंक सो अब ये 12 मार्क्स का या 14 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन नहीं देते। इट्स यूजुअली बिटवीन 6 to 10 मार्क्स की रेंज में। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 की टोटल वेटेज होती है वो यूजुअली अराउंड 18 to 22 मार्क्स हो सकती है। सो इस 18 to 22 मार्क्स में यूजुअली जो आपका 10 मार्क्स का पार्ट होता है या 8 मार्क्स होता है, वो तो आपके ऐसे बेस्ड क्वेश्चन में ही चला जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, अच्छा, फॉर दोज ऑफ यू डोंट टेक फिजिक्स, आप लोगों को शायद ये कंपैरिजन में फिजिक्स नहीं समझ आए, विच इज टोटली फाइन। बट फॉर दोज ऑफ यू हु टेक फिजिक्स, ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, इसीलिए मैं इसको अभी से एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर क्लियर करना चाहती हूँ। फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये होता है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो अपना आईवी और डीवी, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने का आपका 1 मार्क फॉर आईवी, 1 मार्क फॉर डीवी होता है। कुछ मार्क्स में कलेक्टिवली दोनों का 1 मार्क होता है। हाउएवर इन बायोलॉजी आपको करना क्या होता है, आपके क्या कहते हैं, किसी इनिशियल पार्ट में, जैसे कि आई शोड यू गाइस ना, कि आपके पास जो ऐसे भी क्वेश्चन होता है वो आपका कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता। इट्स either पार्ट बी, पार्ट डी, पार्ट ई, कुछ इस तरह से होता है। सो इन एन अर्लियर पार्ट वो आपसे खुद आइडेंटिफाई करवा लेती हैं आईवी क्या है और डीवी क्या है। कभी कभार वो कंट्रोल वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करवा लेते हैं। तो जो फिजिक्स में आपको 1-2 मार्क या 3 मार्क आपके सिक्योर होता है ना, कि आपने बस नाम लिख दिया आईवी डीवी सीवी का, तो आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस फॉर बायो पेपर 5 ऐसे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे बेस्ड क्वेश्चन से पहले किसी पार्ट में वो आपसे आईवी डीवी सीवी आइडेंटिफाई करवा सकता है।
इन द केस कि उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करवाया, विच इज वेरी रेयर, मैंने इतना कॉमनली नहीं देखा, शायद एक पास पेपर में देखा है कि उन्होंने आईवीडीवी नहीं आप लोगों से पूछा पिछले पार्ट में, तो आप अपने ऐसे भी इस क्वेश्चन में कह सकते हो दैट दिस क्वांटिटी और दिस थिंग इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर थिंग इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर उन्होंने पहले ये नहीं पूछा। कभी कभार वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में बता देते हैं, सो अगर उन्होंने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, then you writing that in your essay based question obviously would not be a marking point, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको इंफॉर्मेशन खुद दी हुई है। सो बहुत रेयर केसेस में होता है दैट आइडेंटिफाइंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी अ मार्किंग पॉइंट इन योर मार्क स्कीम। So this is where this is one of the differences that we see between biophysics, bio P5 and physics P5। तो फिर हम कैसे स्टार्ट करें अपने ऐसे बेस क्वेश्चंस अगर हम आईवी डीवी सीवी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले किसी पार्ट में उसे आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मार्क्स ही मिलेंगे, ऑब्वियसली पहले पार्ट के मार्क्स होंगे अगर आपने आईवी डीवी करेक्टली आइडेंटिफाई किया हुआ है पिछले पार्ट में। सो यूजुअली वो 2 मार्क क्वेश्चन होता है, तो आपको 2 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन के मिल जाएंगे। और यू टॉक अबाउट ऐसे बेस क्वेश्चन, ऐसे भी इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको इन्वेस्टिगेशन प्लान करनी होती है, उसका नाम ही यही होता है, जिसकी स्टेटमेंट होती है वो यही होती है, प्लान एन इन्वेस्टिगेशन in a way or with a clear explanation or a detailed explanation in a way that a person can follow the step by step investigation that you have written। तो कोई आपने इस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन ऐसे लिखना है कि कोई दूसरा इंसान अगर उसको पढ़े तो क्लियरली उसको समझ के उसको रेप्लिकेट कर सके। Now when we're talking about how to begin with it, आपने क्या कहते हैं बताना है कि आईवी को किस तरह से मेजर किया जा सकता है या आईवी को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। How to change IV or the different quantities or levels of IV that are to be used। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है? Independent variable is the variable which the experimenter, the investigator is manipulating। Those of you who take psych and even those of you who take physics, उनके लिए understand करना बहुत आसान है that IV is the variable which is manipulated। When I'm saying manipulated, it means that the IV is that variable which is deliberately changed during the experiment, during the investigation, which is manipulated or deliberately changed by experimenter। Now, for example, बहुत simple सी example मैं दे देती हूँ। Effect of light intensity on the rate of photosynthesis। Tell me, if I am planning an investigation to see the effect of light intensity on the rate of photosynthesis, first identify the IV and DV for me, please. What is the IV over here? What is the DV? So the light intensity is IV. This is your IV right over here. And this is your DV. Okay? So IV, which is your independent variable, is the one which we will change. And DV is basically the variable which would be affected or which would be changing because of the change in the independent variable। So हम खाली independent variable को change कर रहे होते हैं। अच्छा, when we are saying हम independent variable को change कर रहे होते हैं, इसको करने के 2 तरीके होता है जब हम एक्सपेरिमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बट यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो ये करते हैं कि हम बेसिकली एट अ गिवन टाइम multiple levels of IV
को क्रिएट कर लें। अच्छा, लेवल्स ऑफ आईवी क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ आईवी या डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आईवी होते हैं कि मेरे पास अगर लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी का यूनिट होता है लक्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास मुझे डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज पर देखना है तो मैं मल्टीपल लैंप्स लूं। एक लैंप को मैं रखूं 10 लक्स पे, एक को मैं रखूं लेट्स से 12 लक्स पे, एक को मैंने रख दिया 14 पे, एक को मैंने रख दिया 16 पे, एक को मैंने रख दिया 18 पे। सो जो मेरे पास ये सारी क्वांटिटीज है ना, डिफरेंट क्वांटिटीज है, 10 लक्स। अच्छा, टेल मी कैन यू गाइस सी दिस टर्कोइज कलर, या मैं चेंज करूं इफ इट इज लाइट? 12 लक्स, 14, 16 lux, and then we have 18 lux. 1, 2, 3, 4, 5. These are five quantities. Okay, मैं change कर देती हूँ. Lux is basically the unit of light intensity. Okay, so we basically have five different quantities. या अगर हमारे पास क्या कहते हैं लेंथ होता, like let's say मैं डिस्टेंस का फिर किसी चीज पे कैलकुलेट करती हूँ तो मैं डिफरेंट मेजरमेंट्स जो लिख रही हूँ अपने आईवी के, डिफरेंट मेजरमेंट्स जो हम चेंज कर रहे हैं अपने आईवी की, ये हमारे पास होते हैं लेवल्स ऑफ आईवी। सो इनको हम क्या बताते हैं? लेवल्स ऑफ आईवी। तो यहाँ पर आपको कितने लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। आइडियली जब भी आप अपना पेपर 5 लिखते हो, प्लान करते हो, एंड somebody I think so mentioned in the chat box कि आपका जो पेपर 5 होता है इट इज सिमिलर टू ओ लेवल्स ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल एग्जाम। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था ओ लेवल्स में। आप लोगों ने बिल्कुल सिमिलर इन्वेस्टिगेशन प्लान की होंगी, जिसमें आपने क्या कहते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ आईवी की बात की होगी। डिफरेंट लेवल्स ऑफ आईवी की बात जब आपने की होगी, सो बैक इन द डेज और इवन ए लेवल्स में भी आप लोगों के इंस्ट्रक्टर्स ने बताया होगा दैट कम से कम भी आपने जो डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट लेवल्स ऑफ आईवी या जितने दफा आईवी को चेंज करना होता है वो मिनिमम 5 टाइम्स या 6 टाइम्स करना होता है। सो 5 to 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ आईवी आपकी इन्वेस्टिगेशन में होने चाहिए। So this is very important that आपके पास how many of levels of IV should be there? 5 to 6 levels of IV should be there. ठीक है? So 5 ले लो, 6 ले लो, 5 से कम नहीं होना चाहिए. 5 should be your benchmark, should be your standard. Then अच्छा, आपने क्या कहते हैं different levels of IV लिए. Now you have to tell how are you changing the IV as well. आप जो चेंज कर रहे हो आईवी को वो किस तरह से चेंज कर रहे हो? आप क्या कहती हैं इन दिस केस यू वुड से दैट वी वुड टेक डिफरेंट लैम्प्स एंड वन लैम्प इज सेट एट दिस और यू कैन बेसिकली से कि हमारे पास क्या कहते हैं हम एक ही लैम्प लें और एक ही लैम्प को हम क्या कहती हैं एट अ गिवन टाइम एक लाइट इंटेंसिटी पर रखें। उसका क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ फोटो चेक करें। फिर हमने जब वो एक इन्वेस्टिगेशन कैरी कर लिया तो हम उसी सेम लैम्प की क्या कहती हैं ब्राइटनेस को चेंज कर दिया, लाइट इंटेंसिटी को चेंज कर दें 12 लक्स पे, फिर क्या कहती हैं 14 लक्स पे। फिर सो यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ यू आर चेंजिंग द आईवी। सो 1 मार्क फॉर टेलिंग द लेवल्स ऑफ आईवी, आप कौन कौन से क्या कहती हैं लेवल्स ऑफ आईवी को यूज कर रहे हो। और आपने जब ये नहीं कहना कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ आईवी को यूज करेंगे, यू हैव टू गिव वैल्यूज। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 वैल्यूज दी हैं, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट हो ऑब्वियसली फॉर पेपर 5 ऑनेस्टली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके पास हर पेपर 5 की इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होगी। कुछ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ आपकी क्या कहती हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ आपकी क्या कहती हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, या कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो आपकी क्या कहते हैं सिलेबस की थ्योरी से रिलेट भी ना करती हो। सो आपने क्या कहती हैं लिटरली सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो आप P5 की। P5 का कोई लिटरली शॉर्टकट नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। नाउ डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ आईवी की एग्जैक्ट क्वांटिटीज आपको मेंशन करनी है, उसका 1 मार्क है। आप इनको कैसे चेंज कर रहे हो उसका एक और मार्क होता है, ठीक है। सो जो भी वैलिड तरीका है चेंज करने का, ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं एक ही फिक्स रूल होगा आपका आईवी चेंज करने के लिए, एज लॉन्ग एज इट इज लॉजिकल।
लॉजिकल होना, वैलिड होना इज द की, कि as long as the way you're describing your investigation is scientifically logical and also feasible, it's correct. ठीक है, यहां तक कोई confusion? Can we move to the next part? Okay. सो ये हमने बता दिया कि हम किस तरह से अपने आईवी को मैनिपुलेट करें। अब आईवी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम क्यों आईवी को मैनिपुलेट करें? टू सी द इफेक्ट ऑन डीवी। So you would tell us, with us I mean the examiner, that how will we measure or find the effect on DV? क्योंकि जो हमारे पास आईवी को मैनिपुलेट कर रहे थे, दैट मैनिपुलेशन को हमने एक्सप्लेन किया, राइट? जिस तरह से हमने अपनी मैनिपुलेशन ऑफ आईवी को एक्सप्लेन किया कि हम या तो डिफरेंट लैम्प्स यूज करेंगे या हम एक ही लैम्प को डिफरेंट इंटेंसिटीज पर यूज करेंगे, उसी तरह से हमने बताना, ठीक है, हमने चेंज किया अपने आईवी को। हमने क्यों चेंज किया है? एक इफेक्ट प्रोड्यूस जो होगा उसकी चेंज की वजह से ऑन द डीवी, उसको देखने के लिए तो हम वो कैसे देखेंगे, हम वो कैसे फिगर आउट करेंगे? उसके लिए इन दिस पर्टिकुलर केस जो रेट ऑफ फोर्सेस हम मॉनिटर कर रहे हैं, वो हम क्या कहती हैं, अच्छा अब वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन सेटअप क्या है। बिकॉज रैंडमली कि कहते हैं आपको ये, मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की, वैसे नहीं होगा, आपको पूरा एक केस दिया जाएगा। अब अगर ऐसा केस है जहां पर हम क्या कहती हैं, हम वॉल्यूम ऑफ द गैस बीइंग प्रोड्यूस या नंबर ऑफ बबल्स से देख रहे हैं, so yes, as you guys mentioned, हमारे पास नंबर ऑफ बबल्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, एंड यू विल टेल कि आप क्या कहते हैं उन बबल्स को काउंट करोगे, क्या आपने क्या कहते हैं अपने बीकर को, अपनी टेस्ट ट्यूब को जहां पर आप ये कैरी कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, उसको अगर आपने किसी गैस सिलेंडर से कनेक्ट किया हुआ है तो गैस सिलेंडर में जो वॉल्यूम चेंज हुआ है उसको टाइम से डिवाइड करोगे टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप ये भी लिख सकते हो। अगर वो क्या कहते हैं आपके रिडॉक्स इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिडॉक्स इंडिकेटर का मतलब क्या है? हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था डीसीपीआईपी का, दैट डीसीपीआईपी एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो लेट्स से हमने क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का सैंपल लिया, उस क्लोरोप्लास्ट के एक्सट्रैक्ट में हमने डीसीपीआईपी को डाला, ब्लू कलर का डीसीपीआईपी। अगर हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मॉनिटर करना है इस सेटअप में, सो वी वुड एक्चुअली सी द टाइम इट टेक्स फॉर द डीसीपीआईपी टू डीकलराइज, because that would tell us about the rate of the light dependent reaction. So, depending on the investigation, depending on the information provided to you, depending on the materials being used in the experiment, आप डिसाइड करोगे किस तरह से आप अपना डीवी पर इफेक्ट को मेजर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इफ अ कैलकुलेशन और अ फॉर्मूला इज नीडेड, राइट, नेसेसरी कैलकुलेशंस और फॉर्मूला, इसका भी मार्क होता है। फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, जैसे रेट को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, राइट दैट। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हमारे पास देखो, मेजर अगर आप चेंज को किसी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो, सो यू आर मेजरिंग, राइट? बट यहाँ पर आप क्या कहते हैं, रेट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते ना, रेट को आप क्या कहते हैं, कैलकुलेट करोगे। रेट इज बेसिकली अ चेंज इन अ क्वांटिटी अपॉन टाइम टेकन, सो रेट हैज टू बी कैलकुलेटेड, राइट? अगर हमारे पास कोई डीवी ऐसा है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, तो क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह रहे हो कि अगर हम एक ग्राफ देखते हैं, रेट ऑफ समथिंग अगेंस्ट टाइम, आप उस एस्पेक्ट से बात कर रहे हो सारा, कि हम यूजुअली जो पेपर फॉर्म में ग्राफ्स देखते हैं उसमें हमारे पास वाई एक्सिस पर रेट होता है और एक्स एक्सिस पर लाइट इंटेंसिटी होती है। आर यू टॉकिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ दैट, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन? हाँ, सो इफ यू आर डूइंग दैट, अगर आप चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम देख रहे हो, सो अगर आपका टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अगर उसके बावजूद भी देखो, रेट आप बगैर फॉर्मूला के कैसे निकाल सकते हो? किसी भी चीज का आप रेट निकालो, आप किसी एक्सपेरिमेंट में चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के एस्पेक्ट से रेट निकालना चाह रहे हो,
आप अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस निकालना चाह रहे हो, आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन निकालना चाह रहे हो, rate depends on time. You have to divide whatever quantity is changing by time. So rate तो without calculation निकाल नहीं सकता ना. अगर आप इस एस्पेक्ट से पूछ रहे हो कि यूजुअली, so when identifying independent variable, okay, so are measurement and calculation the same things? Are they synonymous terms? This is a question for everyone. How do you define measurement and how do you define calculation? So when we say measurement, measurement में हम क्या कहते हैं, अगर किसी quantity को using an instrument, using a let's say using a instrument or a device, जो भी आपके पास tools होती हैं measurement के, उनको use करते हुए किसी चीज की quantity, किसी physical quantity को मैं using a tool find out कर सकती हूँ, that is measuring. Calculation is basically applying a mathematical operation to determine the quantity of something or the value of something. So measurement आप tools के through find out करते हो. क्या कहते हैं, कैलकुलेशन आप फॉर्मूला या मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू फाइंड आउट करते हो, राइट? नाउ ओवर हियर, अगर आप कह रहे हो कि हम रेट को मेजर कर रहे हैं, सो रेट को अगर आप मेजर कर रहे हो तो रेट को आप मेजर करके उसका सेकंड प्रोसेस तो हर हालत में कैलकुलेशन होगा ना. यू गोना मेजर द, अगर आप नंबर ऑफ बबल्स को अगर ऑब्जर्व करो, लेट्स से नंबर ऑफ बबल्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, सो वो आपकी ऑब्जर्वेशन है और आप टाइम को कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइंड आउट कर रहे हो स्टॉप वॉच के थ्रू कि इतने टाइम में कितनी बबल्स प्रोड्यूस हुई. आपके पास अगर आपने रेट लिखना है, सो आप रेट को नंबर ऑफ बबल्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम की रिस्पेक्ट से लिखोगे. अगर आप नंबर ऑफ बबल्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम की रिस्पेक्ट से लिख रहे हो, आप ऑटोमेटिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, क्योंकि आपका नंबर ऑफ बबल्स प्रोड्यूस इज इन द न्यूमरेटर, टाइम इज इन द डिनोमिनेटर. सो रेट आप कैलकुलेट करते हो. ठीक है? डज दिस मेक सेंस? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ना. अगर आपके पास, क्या कहते हैं, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपका इंडिपेंडेंट, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोज आर द नंबर ऑफ बबल्स, वो आपको एक कॉन्टेक्स्ट से समझ आएगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ बबल्स है, या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, आपका एग्जामिनर आपसे रेट मांग रहा है. वो स्टेटमेंट मौजूद होगी, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट दिए ना, ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहां पर लिखा होता है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द नंबर ऑफ बबल्स प्रोड्यूस्ड, या सेटअप की जो उसने इंफॉर्मेशन दी होती, उसमें आपको मेंशन कहीं ना कहीं होता कि आपका डीवी जो एग्जामिनर अज्यूम कर रहा है यहाँ पर वो क्या है. अगर वो खाली के कहते हैं लिखता कि नंबर ऑफ बबल्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आप एक और क्या कहते हैं मार्किंग पॉइंट ऐड करते हैं, दैट फर्दर मोर वी कैन consolidify our experiment by finding out the rate, तो वो आपका एक additional marking point होता. Does this now make sense? Okay. So then we talk about how we're क्या कहते हैं, calculating the dependent variable or measuring the dependent variable. Now, once we've talked about that, हमारे पास क्या कहते हैं, कंट्रोल सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में. सही है? व्हाट्स द कंट्रोल सेटअप? कंट्रोल सेटअप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंट्रोल सेटअप को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? What's the difference between a control group and an experimental group? This I would have told you guys even in energy and respiration. अच्छा, do you think that you're seeing something that we keep similar? कि environment वहाँ पे control variables होता है. Control variables are different. Control setup is different. So we'll discuss both of them. What you are telling me is a control variable, not the control setup. Control is something that you compare your experiment for validity. Very good. So that's not the definition of the control setup. That is the role of the control setup. अच्छा, कंट्रोल सेटअप हमारे पास क्या कहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैज योर आईवी.
सो आपके पास अगर आप 10 lakhs वाला सेटअप देख रहे हो, उसमें आईवी है, 12 lakhs वाले में आईवी है, 14 में आईवी है, 16 में आईवी है, 18 में आईवी है. A group or a setup which has your independent variable present is your experimental setup, is your experimental group. A control setup or a control group is basically that experiment or that investigation in which your IV is not present. कंट्रोल सेटअप में हम अपने आईवी को रिमूव कर देंगे. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास इस एग्जाम्पल में, जिस एग्जाम्पल को देखते हुए हम पूरा ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेथड, इस एग्जाम्पल में लाइट इंटेंसिटी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. हम एक ऐसा सेटअप बनाएंगे, एक ऐसा क्या कहते हैं ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम लाइट इंटेंसिटी को ही रिमूव कर देंगे. The purpose of having a control group is to have a point of reference, is to validate the fact that yes, whatever changes are coming in the dependent variable are because of your independent variable. So as I mentioned, हम क्या कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कैरी करेंगे एक डार्क सेटिंग में जहां पर लाइट अवेलेबल ही नहीं है. हम लाइट को रिमूव कर देंगे. हम जब लाइट को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास लेट से अगर क्वेश्चन का सेटअप इस तरह का था कि हम बबल्स के थ्रू, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर रहे थे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो हमारे पास कंट्रोल सेटअप में ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट को हम रिमूव कर देंगे, लाइट डिपेंडेंट स्टेज नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होगी. अगर हम डीसीपीआईपी के डीकलराइजेशन के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो डीसीपीआईपी की डीकलराइजेशन भी लाइट डिपेंडेंट स्टेज में होती है जब हमारे पास प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर. सो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप में व्हाट वी डू, कंट्रोल ग्रुप does not have IV, and when it does not have your IV, it basically validates that the change or the effect on DV was because of IV and no other variable. Make sense? Any questions about control group? Then we have control variables. Control variables, okay, I'll explain again. हमारे पास control group is basically part of our experiment in which we actually remove the independent variable and see. अगर हम independent variable को हटा दें, हम basically क्या करते हैं, we are changing the independent variable to see the effect on the dependent variable, right? We also, if we're trying to remove the independent variable completely, वो भी एक तरह का change है ना, वो भी एक तरह की manipulation है. And over here, when we are removing the IV, and removing the IV would obviously mean that आपका DV में कोई change नहीं आएगा. This would basically prove the fact कि आपका independent variable was the cause which was affecting your dependent variable. So जो आपकी independent variable और dependent variable की relationship है, that the dependent variable depends on the IV for any change, that would be proven because in the absence of the independent variable, there would be no change in the dependent variable observed. Make sense? So control group में हम क्या कहते हैं, IV को remove कर देते हैं. जब हम IV को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास एक तरह का स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट प्रोड्यूस हो जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द IV हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस नहीं आते. या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होगा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा. सो हम अपने बाकी जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स है जिसमें हम IV को प्रेजेंट रखते हुए चेंज कर रहे हैं और हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसके इफेक्ट्स मॉनिटर कर रहे हैं, सो वी वुड बी एबल टू कंपेयर दैट with a setup जहां पर हमारा IV प्रेजेंट नहीं था. तो इन दी एब्सेंस ऑफ IV DV कैसा दिखाई देता है, DV का क्या कंडीशन होती है, DV की क्या अपीयरेंस होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के लिए. And obviously this validates the relationship between the cause and effect of IV and DV. Make sense to all? Then we'll talk about the control variables.
अच्छा, कंट्रोल वेरिएबल्स की बात हम क्या कहते हैं, इधर भी कर सकते हैं। जब हम आईवीटीवी की बात करें तो हम लिख देंगे कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हैं, तो जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको हमने सेम रखना होगा अक्रॉस ऑल योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, अक्रॉस ऑल योर आईवी लेवल्स। सो कंट्रोल वेरिएबल्स में क्या कहते हैं, बाकी जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी बुलाते हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जिनको हमने क्या कहती हैं, सेम रखना होता है। बिकॉज अगर हम इनको चेंज कर देंगे तो हो सकता है हमारे पास आईवी के अलावा डिफरेंट वेरिएबल्स भी कंटेमिनेट करना शुरू कर दे हमारे रिजल्ट्स को। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से light intensity is one variable, right? Or in this experiment, in this investigation, I'm monitoring or I'm trying to understand that how light intensity affects your rate of photosynthesis. In this case, अगर मैं क्या कहते हैं across my different levels of IV अपना temperature change कर दूं, for example मैं एक ग्रुप में 20 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, दूसरे ग्रुप में मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, I haven't changed one variable, I have changed two variables. So यहाँ पर मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो खाली लाइट इंटेंसिटी की वजह से चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो जब हम एक वेरिएबल का इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वी नीड टू इंश्योर द रिमेनिंग वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट। So when you're going to talk about creating constant environment across all different levels of IV, you need to mention how are you going to achieve that. So control variables or experience variables have to be controlled. Give details कि आप किस तरह से उन्हें कंट्रोल करने वाले हो। ठीक है? Make sense? Any questions? यहाँ तक? फिर आ जाती है बात रिलायबिलिटी। यू हैव टू टेल, यू हैव टू टॉक अबाउट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की बात हम लोग क्या कहते हैं, पेपर 4 के एस्पेक्ट से भी कर चुके होते हैं। दो ऑफ यू हु टेक साइक उनको तो रिलायबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोग डिस्कशंस में लिखते होगे उसके बारे में। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है that every time you repeat this investigation, you repeat this experiment, you are getting consistent results. So reliability को हम याद रखते हैं replicability से। Every time we are replicating the investigation, are we getting consistent results or not? जब मैंने एक दफा ये एक्सपेरिमेंट किया 10, 12, 14, 16, 18 एंड 0 लक्स पे, सो मेरी जो भी वैल्यूज आई डिपेंडेंट वेरिएबल की, जब मैं उसको 3 दफा रिपीट करूं, यानी कि मैं हर लाइट इंटेंसिटी पर अगर 3 दफा या 5 दफा या 10 दफा जितनी दफा मैं रेप्लिकेट करना चाहती हूँ, every time I am repeating this investigation on the same light intensity, am I getting consistent, similar, closer results every time? If I'm getting similar, closer results every time, then this investigation is valid. Then my results are valid. So हम क्या करते हैं, हम हर लाइट इंटेंसिटी पर मल्टीपल टाइम्स अपना एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। आइडियली जो स्टैंडर्ड होता है वो 5 का होता है। एंड फिर हम क्या करते हैं, हर लाइट इंटेंसिटी पे जो आपका रेट की वैल्यू आ रही होगी उसका मीन निकाल लेते हैं। So you would describe this that we would repeat our investigation for each light intensity for 5 times and take an average value, take a mean value for each light intensity to ensure reliability. तो हम रिलायबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हर लाइट इंटेंसिटी पर रेप्लिकेट करती है हमारा एक्सपेरिमेंट। मेक सेंस? सो आपने रिलायबिलिटी को डिस्क्राइब करना है। फिर लास्टली अगर कोई भी रिस्क हैं, कोई भी हैजार्ड्स हैं, तो उनको लेकर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। सो ये तो हम, अच्छा, और फिर हमारे पास क्या कहती हैं, जब हम सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो लो रिस्क एक्सपेरिमेंट है या हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट है। लो रिस्क एक्सपेरिमेंट है या हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट है। सो आइडेंटिफाइंग द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो गेट्स यू अ मार्क, एंड फिर उस रिस्क के अकॉर्डिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंशन करना गेट्स यू more marks. Make sense? Any experimental details, anything that any
The last thing I said was that you have to identify कि जो investigation हमने plan की है, is that a low risk experimentation, a low risk investigation, or is it a high risk experimentation? So for example, अगर कोई ऐसी experiment है जिसमें आप क्या कहते हैं इरिटेबल मटेरियल्स यूज कर रहे हो, आप क्या कहते हैं लेट्स से एसिड्स यूज कर रहे हो, सो आपके पास क्या कहते हैं अगर तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, डाइल्यूटेड एसिड है, तो वो लो रिस्क एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आप यूज कर रहे हो जिसपे सिवियर इरिपेरेबल स्किन बर्न्स का चांस है, तो वो हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर्स, या जिस तरह से क्या कहते हैं आपके पास सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग में आप एक फॉरेस्ट में जा रहे हो, दैट्स अ हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट क्योंकि यू आर लिटरली गोइंग इनटू अ वाइल्ड हैबिटेट। ठीक है, सो आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिस्क वैल्यू को असेस करना होता है और उसको इवेल्युएट करके बताना होता है। जो भी रिस्क फैक्टर है या जो भी ये कहते हैं उन रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आपने प्रिकॉशंस देनी होती हैं, आप उन सेफ्टी प्रिकॉशंस को मेजर करते हो। या सो यू शुड टेल कि आपने गॉगल्स वेयर करनी है या आपने ग्लव्स वेयर करनी है, या आपने क्या कहती हैं इस वजह से अब सैम्पलिंग की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं सैम्पलिंग में आपने पीईपी सूट पहनना है, पीईपी यूनिफॉर्म पहनना है। पीईपी यूनिफॉर्म क्या होता है, यू गाइस वुड रिमेम्बर जो कोविड में डॉक्टर्स पहनते थे एक एक्स्ट्रा पूरा फुल बॉडी सूट जो होता था, दैट फुल बॉडी सूट वाज नोन एज द पीईपी। सो क्या कहते हैं पीईपी अगर आपने वेयर करना है तो दैट वुड कम इनटू योर सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है। Yeah. Also, I've set your mock exam yesterday, and trust me, it's not an easy mock exam. And वैसे तो मैं वार्न नहीं करने वाली थी, बट सर आपने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर किसी के भी 60 से कम मार्क्स आए, so Sir Rohab would evaluate the person's progress, and there would be a possibility of the student being kicked out. I personally don't agree with this, but and I've told Sir Rohab कि मेरा क्या कहते हैं जो एग्जाम होता है वो सेट ही ऐसा होता है कि पहला वाले मॉक में बच्चों के जरा मुश्किल से एग्जाम आते हैं और सॉरी मार्क्स आते हैं। आई टेल यू गाइस, one of my brightest student from the last batch got the highest marks and they were 72 या 78। ठीक है, तो मैं सर आपको डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ कि मेरे पहले मॉक में अगर अच्छे मार्क्स आ गए बहुत अच्छी बात है। मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ अपना मॉक एग्जाम सेट करती ही नहीं कि अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मैं प्रेशराइज करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे पर्सनली लगता है कि एक शॉक वैल्यू मिलनी चाहिए सो दैट जो आपका नेक्स्ट 1 मंथ है उसमें आप अच्छे से तैयारी करो। तो ट्रॉमा पहले मिल जाए इंस्टेड ऑफ अ सीआई एग्जाम ग्रुप, वो बेहतर है। जो सेकंड मॉक होगा हमारा टूवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल, दैट वुड बी easier to this mock. So ये जो पहला मॉक है, अच्छा फॉर दोज ऑफ यू जस्ट ज्वाइंड अस, मैंने डेट शेयर की भी हैं, बट क्या कहते हैं if you want to you can practice your practice past papers, you can practice your theory, कर लो अगर करना है। अच्छा, आई एम गोना शेयर द डेट्स अगेन फॉर दोज ऑफ यू हु जस्ट ज्वाइन। हमारा जो पहला मॉक है that is in the first week of April. So I'll tell you guys, for those of you who've been present here, 30th March से जो आपका क्या कहते हैं 30th March is a 30 days, no 31 days का होता है। March 31 days का होता है, 30 days का होता है, 31 days का होता है, राइट? तो 30th, 31st, 1st एंड 2nd of April, ये 4 दिन जो आपकी क्लासेस होनी है वो नहीं होंगी। उनमें से 2 दिन आपके मॉक स्केड्यूल होंगे। One day you have your paper 4 mock, एक दिन का गैप होगा, you would have your paper 5 mock. So Monday and Wednesday हमारे पास मॉक होंगे। हमारा एक मॉक होगा before we do the past paper practice, before you guys do the past paper practice with me, and क्या कहती हैं one mock would be in April 24th and 28th April को है। ठीक है, सो आपका एक दिन पेपर 4 का मॉक होगा, एक दिन पेपर 5 का मॉक होगा। पेपर 4 would be 100 marks, पेपर 5 would be 30 marks. You need to take the paper 4 exam really seriously. You need to go over the entire theory because 10 questions होते हैं, आपके पास 8 chapters हैं। क्या कहते हैं सारे chapters obviously assess हो रहे होते हैं। I'll tell you there are two questions. There are two questions
विच आर हार्ड, ठीक है। दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जेन्युइनली चैलेंजिंग है। आई टेल यू वो कहाँ से हैं, किस चैप्टर से हैं, सो आप उस चैप्टर में फोकस कर लो। अब मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं आप लोगों को चार टॉपिक्स बता दूंगी, उनमें से कोई दो ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, तो आपने फोकस उन चार पे करना है, ठीक है। ओके, आई शुड नॉट बी टेलिंग एनीथिंग, हाँ यू आर राइट। हाँ। अच्छा, मॉक में 80+ आना पॉसिबल होगा कि नहीं? 85+ आना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा, बट ऑब्वियसली आई बी मोर देन हैप्पी इफ यू गाइस प्रूव मी रॉन्ग, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, इन पी फोर में एनीथिंग अबव 70 इज गुड, चाहे मेरा मॉक हो चाहे सीआई का एग्जाम हो। योर एम शुड बी स्कोरिंग अबव 70, ठीक है। 80+ आना पॉसिबल होता है, मॉक में भी पॉसिबल होता है, पेपर 4 में भी पॉसिबल होता है। 80+ आना पॉसिबल होता है, 85+ आना फ्रॉम माई एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज पेपर सजेस्टिव बहुत मुश्किल है। जो आपका जीन टेक वाला पार्ट होता है ना, जीन टेक में मुझे पर्सनली लगता है बच्चे बेचारे घबरा जाते हैं, अंडरस्टैंडेबल। मुझे भी जीन टेक नहीं पसंद था, इट्स ओके। How do I suggest you guys to prepare for this mock? Because it's your first mock, and because we've not done past paper practice together, my suggestion would be memorize the entire theory. And when I say memorize the entire theory, I want you to memorize it word to word. Okay, that's what I did for my mock exam back in my college. I scored an 83. मैंने एक single yearly pass paper नहीं किया था, मैंने सिर्फ रटी थी theory, and I got an 83 on 100. ठीक है? So just your theory should be really good. ठीक है? The entire bio theory should take up to 4 days for you to remember, in my personal opinion. ठीक है? So you guys will फिर have to trust me when I say this. मैंने क्या कहते हैं, अपने मेरा मॉक एग्जाम हुआ था। आई टेल यू, बायो का पेपर के लिए, बायो का पेपर मुश्किल होता है, उसके लिए तैयारी करना मुश्किल नहीं होता। बिकॉज क्या कहते हैं, वहां में आपने अपनी थ्योरी याद करनी होती है मेनली फॉर योर एग्जाम, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। बिकॉज एंड आई टेल यू दिस, मैंने अपना मॉक एग्जाम दिया था समवेयर इन मार्च, ठीक है। मैंने अपने मॉक से पहले पूरी थ्योरी पढ़ी थी, पूरी थ्योरी याद की थी। My bio CIE paper 4 was on the 3rd of May. So between March to the 3rd of May, जो मेरे पास मार्च के 10 days थे और मेरे पास जो अप्रैल के 3 weeks थे, मैंने बायो को हाथ भी नहीं लगाया था। एंड व्हेन आई से मैंने बायो को हाथ भी नहीं लगाया था, आई मीन इट। ना मैंने पेपर्स किए थे, ना मैंने थ्योरी खोल के देखी थी। आई वॉज ओनली स्टडिंग फिजिक्स एंड केम, ओनली स्टडिंग फिजिक्स एंड केम डे एंड नाइट, बिकॉज बायो वॉज माई कम्फर्ट, ठीक है। बायो के लिए मैंने, बिकॉज बायो वॉज माई फर्स्ट पेपर, मैंने उस पेपर से पहले के जो 5 days थे, यानी उससे पहले वाला वीकेंड और 2 दिन, 5 days मैंने सिर्फ अपने चैप्टर्स याद किए। और उसमें भी लॉन्गेस्ट जो था वो जीन टेक याद करना था। जीन टेक ने मेरा 1.5 दिन या 2 दिन लिया था। जीन टेक एसेंशियली मुझे एक दिन में याद करना था। However, it took me 2 days to remember that. So 4 to 5 days, maximum 6 days are enough for bio paper 4 theory. Max marks I have seen for a biodiversity question, I think so 12। मैंने बिकॉज ऑब्वियसली पेपर सेट करने के लिए कल बहुत पेपर्स देखे हैं, सो या आई थिंक सो 12 मार्क्स का हो सकता है। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते बायोडाइवर्सिटी में इतने, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं सैम्पलिंग को लेके, वो 4 मार्क्स 5 मार्क्स के होते हैं। आपके उस पे ऊपर आते हैं 7 मार्कर्स 8 मार्कर्स आते हैं, रीजंस फॉर एंडेंजरमेंट के ऊपर, या फिर नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी, नीड टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। Yeah, don't worry. I'll try my best to be your guardian angel. Don't worry. Neil, why do you have to skip biodiversity? Why? I mean, why? You're literally behaving the way I used to behave in physics, specifically medical physics. It was so ironic that the one physics chapter I hated the most was medical physics. I mean, I hate it. I hate it with a passion. And being a biology student and now a biology teacher,
I was taught this by a friend of mine who was in pre-engineering. Literally, he taught me. He taught me like a kid because I would just not study medical physics. So I was forced to study medical physics and was taught very nicely by the way. Anyways, thank you so much. I'll be sharing this document with you guys, and from tomorrow, inshallah, we'll be doing yearly papers. So, you guys have your Eid in the Gulf countries from Thursday, right? So, I have to give an off on Thursday. Is that correct? Also, just in case चांद नहीं होता और Thursday को Eid नहीं है, I want you guys to tell me that with all honesty so that I can schedule your class on Thursday. पर अगर किसी भी एक इंसान की ईद होगी तो ऑब्वियसली मैं क्लास कैजुअल नहीं करूंगी. Yeah. यूसुफ P5 के जो नोट्स है ना क्या कहती हैं बायोस्टैट्स के उसमें क्या कहते हैं आई हैव टू जस्ट ऐड अ फ्यू थिंग्स आई हैव टू मेक अ फ्यू चेंजेस सो आई एम गोना डू दैट सम टाइम दिस वीक ओनली सो मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करती बिकॉज आई एम येट टू फाइंड अ कंसिस्टेंट टेबल आई हैव टू मेक अ कंसिस्टेंट टेबल फॉर यू गाइस टू नो कि आपको कब सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल पॉइंट्स कितने इंक्लूड करना है बिकॉज जिस तरह से फिजिक्स में फिक्स्ड होता है ना बायो में इट इज वेरी फ्लक्चुएटिंग so I'm going through different mark schemes to find out कि क्या trends होते हैं. ठीक है? So once I'm sure on the data that I've collected, I'll be sharing that with you guys. ठीक है? But I'll do that. In the Eid holidays, I basically P5 resources पर ही काम करने वाली हूँ. So don't worry, I'll be sharing it sometime this week. Okay, thank you so much for joining in.